हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गाइडेंस क्लासेस रजौन। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव अंडाणु की संरचना। इसके पहले हम पढ़ चुके थे मानव शुक्राणु की संरचना को, क्योंकि हमने दो चीज पढ़ा था, एक स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा ooजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के फलस्वरूप मेल बॉडी में स्पर्म का निर्माण हुआ, जिसकी संरचना हमने इसके पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब जो ooजेनेसिस की प्रोसेस होती है वो फीमेल बॉडी में होती है और उसके फलस्वरूप अंडाणु का क्या होता है, निर्माण होता है फीमेल बॉडी में। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं मानव अंडाणु की संरचना। तो सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान होना, रिमेंबर अच्छे से होना चाहिए कि मानव अंडाणु उपस्थित कहाँ होते हैं और इसकी आकार क्या होती है। तो सबसे पहले अगर हम उपस्थिति की बात करें तो मानव अंडाणु जो होता है वो अंडाशय के अंदर, अंडाशय के अंदर होते हैं। मानव अंडाणु कहां स्थित होते हैं? फीमेल बॉडी में अंडाशय होती है, अंडाशय के अंदर क्या बनता है, अंडाणु का निर्माण होता है। दूसरी बात, अगर हम इसकी शेप की बात करें, इसकी जो शेप होती है ये प्रायः गोलाकार होती है। मानव अंडाणु जो होते हैं वो प्रायः कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं इसकी शेप। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक मानव अंडाणु की संरचना बनाकर रखा है जो देखने में बिल्कुल क्या है, गोल है। तो देखिए, जो फर्स्ट सबसे पहला लेयर है, यहाँ पे जो पहला लेयर है, देखिए इसमें फर्स्ट लेयर, फिर सेकेंड लेयर, फिर तीसरा लेयर है। उसके ऊपर और भी एक मतलब सेल्स के कुछ लेयर्स, 2 to 3 लेयर्स के सेल्स होते हैं। मैंने यहाँ पे बनाया नहीं, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं इसको। ये जरूरी नहीं है 1 लेयर हो, ये 2 to 3 लेयर्स के होते हैं। और इस तरह से ये चारों तरफ एक लेयर और बना होता है। इसका नाम जो होता है वो कोरोना रेडिएटा, इसे हम लोग कहते हैं कोरोना रेडिएटा, जो मेड ऑफ फॉलिक्यूलर सेल्स। तो देखिए, हमने यहाँ पे एक अंडाणु की संरचना बनाकर रखा है। जो फर्स्ट लेयर है, सबसे फर्स्ट लेयर, वो क्या कहलाती है? अंडाणु की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और साइटोप्लाज्म। एक चीज आपको याद रखना है, जो अंडाणु होते हैं, अंडाणु में न्यूक्लियस कभी भी सेंटर में नहीं होता है। या तो वो इस साइड होगा या इस साइड होगा या इस साइड होगा, ये कहीं पे भी न्यूक्लियस हो सकता है, वो कभी भी सेंटर में नहीं होगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक न्यूक्लियस होते हैं और बहुत सारे साइटोप्लाज्म होते हैं। ये जो साइटोप्लाज्म होते हैं ये 2 भागों में बटे होते हैं। साइटोप्लाज्म 2 भागों में बटे होते हैं, जो इस परिधि के चारों तरफ होते हैं। इस परिधि मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निकट होते हैं, उसे हम लोग एग कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एग कॉर्टेक्स कहते हैं, या फिर इग्जो, उसे हम लोग एग कॉर्टेक्स या इग्जोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। इग्जोप्लाज्म अभी हम यहाँ पे डिटेल्स में बताएंगे कि जो साइटोप्लाज्म होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निकट होता है, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निकट है, जिसे एग कॉर्टेक्स, यानी वो कॉर्टेक्स वाला भाग होता है। और जो बीच वाला होता है, जो बीच में है, मतलब जो बीच में वो काफी डेंस होता है, घना होता है, उसको हम लोग ऊप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊप्लाज्म, जिसमें इसी ऊप्लाज्म के अंदर ये न्यूक्लियस होते हैं, या फिर सारे जो ऑल ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और बहुत ही थोड़ी मात्रा में योग प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि मानव अंडाणु में योग रहित होता है ये, लेकिन इसमें थोड़ी मात्रा में, वेरी वेरी लेस अमाउंट में क्या होता है, योग प्रेजेंट होता है, जो कि ऊप्लाज्म में होता है। तो इसके साइटोप्लाज्म के 2 पार्ट्स हैं, एक जो है कम सघन है, दूसरा ज्यादा सघन है। कम सघन वाला पार्ट जो है, जो परिधि के
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के काफी निकट हैं चारों तरफ से, उसको हम लोग एक कॉर्टेक्स या एक्सोप्लाज्म, और जो बीच वाला पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का उसको उप्लाज्म कहते हैं, जिसमें न्यूक्लियस ऑल से मतलब ऑर्गेनेल्स और कुछ मात्रा में जो है योग प्रेजेंट होते हैं। उसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक बाहर, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन युक्त, ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए एक पारदर्शी परत पाई जाती है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ग्लाइकोप्रोटीन से युक्त यानी ग्लाइकोप्रोटीन से बने एक पारदर्शी परत पाई जाती है, जिसे हम लोग जोना पेलुसिडा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जोना पेलुसिडा, जो कि फॉलिक्यूलर सेल से सिक्रिएट होता है। यानी जोना पेलुसिडा का सिक्रिएशन कहां से होता है? फॉलिक्यूलर सेल से होता है, जो ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं, और यह एक पारदर्शी परत होता है। इसके ठीक बाहर ये जो देख रहे हैं आप 2 to 3 लेयर्स, इसे हम लोग कोरोना रेडिएटा कहते हैं। यानी जोना पेलुसिडा के ठीक ऊपर वाली परत जो है वो क्या कहलाता है? कोरोना रेडिएटा, जो 2 से 3 परतों का बना होता है, और यह जो है फॉलिक्यूलर सेल से बना होता है। तो दोनों में अंतर क्या हो गया? जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा में जोना पेलुसिडा सिक्रिएट होते हैं फॉलिक्यूलर सेल से, और कोरोना रेडिएटा खुद फॉलिक्यूलर सेल से बने होते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर था इसमें। अब इसमें एक चीज याद रखना है आपको कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जिस तरफ होता है, यानी ओवम के जिस साइड में न्यूक्लियस होता है, उस साइड को हम लोग एनिमल पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमल पोल। और जिस साइड में ज्यादा जगह होता है, यानी उसके ऊपर, यानी एनिमल पोल के ठीक अपोजिट साइड्स को वेजिटल पोल कहते हैं। वेजिटल पोल, यानी ये जंतु ध्रुव है और ये पादप ध्रुव होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक मानव अंडाणु में कितने ध्रुव प्रेजेंट होते हैं, पोल प्रेजेंट होते हैं, तो आप कहेंगे 2। एक होता है एनिमल पोल और दूसरा होता है वेजिटेटिव पोल। और एक पॉइंट आपको याद रखना है कि एनिमल पोल किसको कहेंगे? तो जिस तरफ केंद्रक होंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एनिमल पोल। और उसके ठीक अपोजिट साइड्स को क्या कहेंगे हम लोग? वेजिटल पोल्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहां पे आइए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उपस्थिति मतलब ये हो गया कि मानव अंडाशय के अंदर ये उपस्थित होते हैं। एक चीज और आपको यहाँ पे क्लियर कर दें कि एक ह्यूमन बींग्स में जो फीमेल्स होते हैं उसमें अंडाशय की संख्या 2 होती है। तो चूंकि ये दोनों में बनेंगे, तो स्थिति जो होता है अंडाशय के अंदर, इसका जो शेप होता है वो प्रायः कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं। और अगर हम इसकी साइज की बात करें तो 0.1 mm होता है। कितना साइज होता है? 0.1 mm। और अगर स्पर्म से इसकी तुलना करें तो स्पर्म से ये बड़ा होता है, क्योंकि स्पर्म की जो साइज थी वो 0.05 mm हुआ करती थी, और ये 0.1 mm है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो अंडाणु है, अंडाणु शुक्राणु से बड़े होते हैं। ये आप याद रखेंगे कि अंडाणु है वो शुक्राणु से कैसे होते हैं? बड़े। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें मूवमेंट की, गति, मूवमेंट मीन्स क्या हो गया? गति। तो हमने गति के बारे में पढ़ा था। जो शुक्राणु है उसकी गति जो होती है वो 4 mm प्रति मिनट होती है। वो मोटाइल होते हैं, लेकिन इसमें गति नहीं होती है, मतलब ये नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल मतलब अचल होते हैं। इसके अंदर गति यानी अगतिशील आप कह सकते हैं कि ये जो ओवम होता है वो नॉन मोटाइल्स होते हैं। और अब एक चीज और याद रखेंगे कि इसके साइटोप्लाज्म, ये जो साइटोप्लाज्म वाला एरिया है, इसके साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीज प्रेजेंट होता है? तो हम यहां पे अगर बात करें इसके, एक चीज और याद रखिएगा कि जिस तरह शुक्राणु अगुणित होते थे, अंडाणु भी क्या होते हैं? अंडाणु अगुणित, जिसको स्मॉल n यानी हेप्लॉइड होते हैं। शुक्राणु भी क्या होते थे? अगुणित होते थे। अगुणित जब आपस में फ्यूज करता था तो द्विगुणित संरचना का निर्माण होता था। अब एक चीज और आप याद रखेंगे कि जो इसके साइटोप्लाज्म है, इसके साइटोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। जो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है, जिसमें एक कॉर्टेक्स और उप्लाज्म दोनों आते हैं, तो इसमें प्रेजेंट क्या होते हैं? तो ये लिखेंगे हम लोग, इसके साइटोप्लाज्म में
ये सॉरी ग्लाइकोजन बोल सकते हैं, ग्लाइकोजन कोमा प्रोटीन एवं आरएनए प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। याद रखना है कि इसका जो साइटोप्लाज्म होते हैं इसमें मुख्य रूप से ग्लाइकोजन, प्रोटीन एवं आरएनए क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और इनके जो साइटोप्लाज्म है वो दो भागों में बटे होते हैं, एक कॉर्टेक्स और दूसरा ऊप्लाज्म। एक कॉर्टेक्स क्या है, जो साइटोप्लाज्म है उसके आउटर भाग आप बोल सकते हैं, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो निकट है वो एक कॉर्टेक्स है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। हो गया होगा वाला कपड़ा। सॉरी, अब देखिए इसके साइटोप्लाज्म में मुख्य रूप से ग्लाइकोजन, प्रोटीन और आरएनए वगैरह प्रेजेंट थे। अब जो इसके साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म दो भागों में बटे होते हैं। इसके साइटोप्लाज्म दो भागों में, एक आप कह सकते हैं कि जो पेरिफेरल की मतलब इसके निकट होते हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि आउटर पार्ट, ठीक है। तो जो आउटर पार्ट्स होता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म का जो आउटर है, मतलब ये वाला जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निकट है उसको हम लोग एग कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं, एग कॉर्टेक्स, या इसको हम लोग इग्जोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। ये आपको याद रखना है। और जो इनर, जो मिडिल में है, इनर पार्ट है जो मिडिल वाले पार्ट्स में है उसको हम लोग बोल देते हैं ऊप्लाज्म। ये जो ऊप्लाज्म है इसमें क्या क्या चीज पाया जाता है, ये जो ऊप्लाज्म है इसमें न्यूक्लियस, देखिए इसमें पाया जाएगा न्यूक्लियस प्लस ऑल ऑर्गेनल्स, ऑल ऑर्गेनल्स, और आप कह सकते हैं कि प्लस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ योग। इसके अंदर बहुत ही थोड़ी मात्रा में योग प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ऑल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं और बहुत ही थोड़ी मात्रा में योग प्रेजेंट होते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस में क्या चीज होता है, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है। जैसे शुक्राणु के न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल मौजूद था, उसी तरह इसके भी न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल्स मौजूद होंगे, अनुवांशिक पदार्थ वगैरह मौजूद होंगे। तो आप ये साइटोप्लाज्म के बारे में याद रखेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। हो गया होगा। अब एक चीज आपको याद रखना है कि इसके जो है एक अंडाणु में ध्रुव की संख्या 2 होते हैं, मतलब इसमें यानी अंडाणु में जो ध्रुव हैं, ध्रुव यानी पोल की संख्या 2 होती है, 2 होती है। जो पहला नंबर है उसको हम लोग बोलते हैं बोलेंगे एनिमल पोल, जिसको हम लोग जंतु ध्रुव के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा ये जो एनिमल पोल होता है ये कहां प्रेजेंट होता है, तो इस तरफ न्यूक्लियस
प्रेजेंट होता है। तो आपको याद रखना है कि अंडाणु में न्यूक्लियस जिस तरफ प्रेजेंट होगा उसी तरफ क्या होगा, एनिमल पोल होगा, या फिर एनिमल पोल वहां होगा जिस तरफ क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। तो ये आपको याद रखना है। और जो दूसरा पार्ट्स है उसको हम लोग बोलते हैं वेजिटल पोल। वेजिटल पोल ये क्या होगा, यह एनिमल पोल के ठीक अपोजिट साइड्स, यानी एनिमल पोल के ठीक अपोजिट साइड्स वाला पार्ट है, या फिर आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के ठीक अपोजिट वाला पार्ट है। यह एनिमल पोल के ठीक अपोजिट साइड में प्रेजेंट होते हैं। एक चीज आपको याद रखना है कि इस पोल का काम क्या है। देखिए, जब मेल और फीमेल के बीच रिप्रोडक्शन होती है तो रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप के दौरान जब एक मेल फीमेल्स के बॉडी में स्पर्म को रिलीज कर देता है, रिलीज करता है, तो रिलीज करने के बाद इस अंडाणु के पास बहुत सारे क्या होते हैं, स्पर्म आते हैं। जब वीरी को रिलीज करता है तो वीरी में स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। तो स्पर्म जब यहां पे आता है तो याद रखिएगा कि बहुत सारे स्पर्म इसके ऊपर आएंगे, लेकिन इसके पास आएंगे, लेकिन वही स्पर्म इस अंडाणु के अंदर इंटर करेगा जो सबसे पहले एनिमल पोल के पास आएगा। तो स्पर्म जो है अंडाणु के अंदर कहां से इंटर करता है, तो कहीं से भी इंटर नहीं, वो कहां से करेगा, एनिमल पोल से वो सबसे पहले क्या करेंगे, इंटर करेंगे। और जैसे ही एनिमल पोल से वो इंटर करेंगे वो निषेचन की प्रक्रिया हो जाएगी, बाकी बात सारे के सारे खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये एनिमल पोल्स के दो कह रही हैं, एक तो है कि ये सबसे पहले जो शुक्राणु यहां पे आएंगे वही इसके अंदर इंटर करेंगे, और दूसरा जो वेस्ट मटेरियल होता है एग का, वो इसी पोल्स के माध्यम से क्या होते हैं, इससे फिर बाहर निकल जाते हैं। तो ये मेन फंक्शंस होता है एनिमल पोल्स का, इसको याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि अंडाणु तो अगुणित होते हैं। तो ये कुछ इसकी संरचना थी, इसको आप लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संख्या 2 होती है, सबसे पहला हमारा एनिमल पोल। एनिमल पोल्स इस तरफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, वेजिटेटिव पोल या एनिमल पोल्स के ठीक अपोजिट साइड्स में उपस्थित होते हैं। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज था अंडाणु की संरचना का। आज के लिए इतना ही, और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स ए लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।